नमस्कार और प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेश से बीजेपी के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर चुनाव के दौरान विवेकाधीन राहत कोष के दुरुपयोग मामले में दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, स्पीकर, देहरादून के जिलाधिकारी, ऋषिकेश के एसडीएम और देहरादून के कोषाधिकारी को नोटिस जारी कर 25 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले के मुताबिक ऋषिकेश निवासी कनक धनाई ने कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उसमें कहा गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पीकर रहते हुए चुनाव के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपए निकाले और लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे बांटे हैं, जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव ने की है। ये डिमांड ड्राफ्ट 4,976 रुपए के बनाए गए हैं, जिसमें 3 फरवरी और 9 फरवरी की तारीख डाली गई है। याचिकाकर्ता ने अपील की कि पूरे मामले की जांच की जाए और प्रेमचंद अग्रवाल के चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए। तो प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा हुआ मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल ये पूरा मामला अपने दर्शकों को बता दें कि विवेकाधीन कोष से 5 करोड़ रुपए निकालकर उसे बांटने का है, इस तरीके का आरोप याचिकाकर्ता की तरफ से लगाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होगी। 25 मई को अलग अलग तमाम इस पक्ष से जुड़े हुए लोगों से जानकारी मांगी गई है, नोटिस दाखिल कर जवाब मांगा गया है। निर्वाचन आयोग इसमें है, चुनाव आयोग है, राज्य सरकार, स्पीकर, देहरादून के जिलाधिकारी, ऋषिकेश के एसडीएम और देहरादून के कोषाधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। 25 मई तक इन सभी लोगों को जवाब दाखिल करना होगा। महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार जो जवाब आता है इन तमाम लोगों की तरफ से, उसके आधार पर कोर्ट किस तरह से आगे सुनवाई को बढ़ाता है। नैनीताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हेमंत रावत। हेमंत, जाहिर तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच चुका है। आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ? देखिए, जहां तक प्रेमचंद अग्रवाल का मामला है, जो विवेकाधीन कोष से उनने ड्राफ्ट बनाए थे और जनता में बांटे थे, जिसको लेकर जनहित याचिका यहाँ पर डाली गई थी। फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले में 25 मई की तिथि नियत की गई है। उससे पहले यहाँ पर जो एकल पीठ है, जिसके न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ये उन्हें साफ साफ सुनवाई करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग, भारत सरकार, चुनाव आयोग, उत्तराखंड सरकार सहित कई यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उन अधिकारी उनको नोटिस दिया है और 6 माह के अंदर जो है इसे जवाब पेश करने को कहा है। क्योंकि याचिकाकर्ता ने साफ साफ ये कहा है कि करीबन जो प्रेमचंद अग्रवाल है, उनने चुनावी प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से 5 करोड़ रुपए निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा था और प्रत्येक व्यक्ति को करीबन 4,900 रुपए ने दिए थे। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उनने साफ साफ ये भी आरोप लगाया कि इस मामले में उनके पास जो 3 फरवरी और 9 फरवरी के जो ड्राफ्ट दिए गए थे, उनकी कॉपी भी है और उनका चुनाव प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर चुनाव आयोग को यहाँ पर नोटिस जारी किया है और 5 मई की तिथि यहाँ पर नियत की गई है। उसके बाद ही अगली सुनवाई होगी। जी हेमंत, चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग इसमें की गई है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि 25 मई को आखिरकार किस तरह से सुनवाई आगे बढ़ेगी। अब किस तरह से ये तमाम जो सुनवाई इस तरह की जो होती है, उसमें आधार क्या होता है और किस तरीके से वर्डिक्ट अब कोर्ट देगी, आगे क्या होने जा रहा है? हेमंत, देखिए, जहां तक अब जो प्रेमचंद अग्रवाल है, जो वर्तमान में ऋषिकेश के विधायक है, इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे कि वो जो विवेकाधीन कोष से जो राहत राशि दी गई थी वो किस तरह से दी गई थी। उनके वकील यहाँ पर अधिवक्ता यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। उस पक्ष को रखने के बाद ही जो आगे जांच चुनाव आयोग द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भी जो नैनीताल हाईकोर्ट में जवाब मांगा गया है, वो सब चीज को तथ्यों पर रखा जाएगा। उसके बाद ही इस मामले में यहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और जिस तरह से जो याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं, जो डिमांड ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाने के बाद ही नैनीताल हाईकोर्ट इसमें निर्णय लेगी। जी शुक्रिया हेमंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं प्रेमचंद अग्रवाल। उनके चुनाव प्रमाण पत्र को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उन्होंने विवेकाधीन राहत कोष का दुरुपयोग किया है। कुल मिलाकर ये मामला किस तरफ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये पूरा मामला क्या है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए।
देखिए, ये मामला काफी पहले यानी कि इलेक्शन के दौरान ही नैनीताल हाईकोर्ट में चला गया था और इसकी लगातार हियरिंग हो रही थी। आज इसलिए अहम हो जाता है कि इसमें पूर्व स्पीकर समेत सभी लोगों को नोटिस भेजा गया है और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे कनक धनई ऋषिकेश विधानसभा से, उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, यानी कि जो स्पीकर का विवेकाधीन कोष है उससे चुनाव प्रभावित किया गया है, मतदाताओं को प्रभावित किया है, पर्टिकुलर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए थे। अब ये जांच चल रही है, कोर्ट ने 25 मई तक जवाब देने को कहा है, तो अब किस तरीके से जवाब दिया जाता है ये तो तब डिपेंड करेगा। लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने ये है कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पास एक विवेकाधीन कोष होता है, उसी तरीके से स्पीकर के पास भी एक सीमित धन का विवेकाधीन कोष होता है, यानी कि स्पीकर किसी को भी अपने एंड से कोई राहत दे सकता है। और ऐसे में ये आरोप लगाया जा रहा है पूर्व स्पीकर और वर्तमान में जो संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, कि उन्होंने पूरे प्रदेश में न बांट करके पर्टिकुलर अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही अपना विवेकाधीन कोष का उपयोग किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है विवेकाधीन कोष से, यानी सरकारी धन से। तो ये सारे आरोप हैं। इसका जवाब जो इसका जाहिर तौर पर आरोप का ग्राउंड यहाँ पर तैयार किया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से, लेकिन आरोपों पर कोर्ट नहीं चलती है, तथ्यों पर सबूतों पर चलती है। तो सबूत के लिए यहाँ पर कनक के पास क्या है दिखाने को? देखिए, कनक ने कुछ एविडेंस दिए थे कि किस तरीके से ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत लोगों को चेक दिए गए हैं, चेक के माध्यम से विवेकाधीन कोष दिया गया है। अब ये प्रेमचंद अग्रवाल को सिद्ध करना होगा कि उन्होंने न सिर्फ ऋषिकेश विधानसभा में बांटे बल्कि प्रदेश भर में बांटे हैं और किन किन लोगों को किस आधार पे दिए हैं, ये सब उनको प्रूव करना होगा। अगर उनके पास ऑलरेडी उन लोगों की एप्लीकेशन आई है, यानी कि किसी ने आर्थिक मदद मांगी है, किसी ने इलाज के लिए मदद मांगी है या किसी ने अपने बच्चों की फीस के लिए मदद मांगी है, अगर उनके पास वो एप्लीकेशन है और उस आधार पर उन्होंने किसी की मदद की है तो वो मदद वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन अगर उन्होंने केवल अपने विधानसभा क्षेत्र तक इस तरीके से किया है तो उससे उनको जवाब और बचाव करना होगा, क्योंकि सीधे सीधे उनकी निर्वाचन को चुनौती दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व में भी इस तरीके के आरोप पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल पर लगे थे। तब तत्कालीन बीजेपी कैंडिडेट ने उन पर इस तरीके के आरोप लगाए थे कि उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन कोष होता है वो पर्टिकुलर अपने विधानसभा क्षेत्र में बांटा और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। हालांकि कुंजवाल पर उसके बाद कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था और किसी भी तरीके की परेशानी उन्हें नहीं हुई थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल क्या बच पाते हैं या कहीं आरोपों की घेरे में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि कोर्ट किस तरीके से सुनवाई आगे करती है और जब जवाब दाखिल होंगे आखिरकार पक्षों की तरफ से उसे किस तरह से देखती है। लेकिन जो सच, चूंकि ये संसदीय कार्य मंत्री से जुड़ा हुआ है, पूर्व विधानसभा स्पीकर से जुड़ा हुआ मामला है, मौजूदा वक्त में सरकार में वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो ऐसे में सरकार का पक्ष क्या है इस पूरे मामले को लेकर और किस तरह की हलचल? देखिए, अभी सरकार की तरफ से इसमें कोई पक्ष सामने नहीं आया है, क्योंकि ये नैनीताल से अभी इस तरीके के इंस्ट्रक्शन आए हैं और संभवतः कोर्ट का मामला है, इसलिए कोई खुलकर कुछ नहीं बोलेगा। और प्रेमचंद अग्रवाल से हम लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं मीटिंग में बिजी थे। हो सकता है जैसे 25 मई तक का समय है वो भी तथ्यों को जुटाएंगे कि उन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा कि उनका राइट है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बांट सकते हैं और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बांट सकते हैं। अगर उन्होंने प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी बांटा है और अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बांटा है और बाकायदा उनके पास एप्लीकेशन आई गई है जो लाभार्थी है उसके माध्यम से, तो फिर कोर्ट उन सब चीजों को संज्ञान में लेगा कि ये चीजें एक विधिवत तरीके से हुई है। हाँ, आप जानती हैं कि इलेक्शन से ठीक पहले अगर कोई चीज आती है तो उसकी मीनिंग कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जाता है, मतदाता को प्रभावित करने से देखा जाता है। तो अब ये देखना कोर्ट का काम होगा कि किस तरीके से, क्या वो एप्लीकेशन पहले आ गई थी, धन उनको बाद में गया, ये क्या प्रक्रिया थी, ये सारी चीजें देखने में आएंगी जब प्रेमचंद अग्रवाल अपना जवाब देंगे। और जाहिर सी बात है कि इस समय वो बहुत अहम पद पर है, सरकार उनकी है, तो थोड़ी सी कह सकते हैं कि परेशानी बिल्कुल अब सभी की नजर
यहाँ पर टिकी हुई हैं प्रेमचंद अग्रवाल पर कि आखिरकार उनका क्या आधार होगा, वो किस तरीके के सबूत पेश करेंगे और कोर्ट उन्हें किस तरह से देखता है। शुक्रिया ज्योत्सना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि ये शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने कहा कि राज्य की कमान दोबारा उन्हें सौंपी गई और ऐसे में वो बधाई जिस तरह से उन्हें मिली है उसके लिए असल में क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। उन्होंने धन्यवाद उन्हें दिया है। साथ ही विकास कार्यों को लेकर पीएम मोदी से मार्गदर्शन भी मांगा। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी मिले हैं। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं से राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ के धारचूला में आवागमन की सुविधा को विकसित किया जाना जरूरी है। धारचूला हेलीपैड को हेलीपोर्ट में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से इसकी अनुमति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध भी किया। रुद्रप्रयाग के जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए भी उन्होंने रक्षा मंत्री से बातचीत की। उत्तराखंड में कई महीने पहले आपको बता दें कि लगातार तैयारियां चारधाम की चल रही थी। चारधाम के जो कपाट हैं वो मई के पहले हफ्ते में खुलेंगे, लेकिन कांग्रेस चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कपाट खोलने में अब बहुत कम समय है, लेकिन जमीन पर सरकार की तैयारियां दिख नहीं रही हैं। कांग्रेस सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल योजना के आधे अधूरे इंतजामों पर सरकार को घेर रही है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ है इकोनॉमी की। अगर हम चारधाम यात्रा को व्यवस्थित कर पाए, सड़कों को हम पानी की सुविधा दे पाए, हम स्वास्थ्य सुविधा दे पाए, तो हमारा जो पर्यटक होगा निश्चित तौर पर आकर्षित होगा और उत्तराखंड के राजस्व में भी लाभ देगा। लेकिन सरकार अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के द्वार खुलने वाले हैं, पर सरकार के समझ के द्वार अभी तक नहीं खुले हैं। वो अभी कपाट बंद है सरकार के। अब भगवान ही मालिक है इनके कपाट कब खुलेंगे। उधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है। सरकार यात्रा को गंभीरता से ले रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। सीएम धामी ने खुद बैठक कर सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस बेवजह की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी न उनके पास नीति है, न नेता है, और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। उत्तराखंड राज्य के अंदर विधानसभा का एक सत्र भी हो चुका है, लेकिन अभी वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। उन्हें जनता के सरोकारों से, मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल उनका अपनी प्रतिस्पर्धा कैसे आगे बढ़े, उनका आपस में इतना सिर फुटबॉल है। मुझे लगता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और उत्तराखंड अब कांग्रेस मुक्त होने वाला है। जो भी उनके कार्यक्रम है सब केवल सांकेतिक है। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस को मनाने के लिए देहरादून में पार्टी की युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बूथ स्तर से लेकर शक्ति केंद्रों तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह बीजेपी कार्यालय पर झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद सभी कार्यकर्ता पीएम मोदी और जेपी नड्डा का अभिभाषण वर्चुअल ढंग से सुनेंगे। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा भी लहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष वर्चुअल माध्यम से पूरे देश भर में जुड़ेंगे। उत्तराखंड में भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को वृहद रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बूथ स्तर तक, नीचे तक इस कार्यक्रम को मनाने की पूरी योजना रचना हम लोगों ने बनाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब,
सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ऋषिकेश के रायवाला में आरएसएस के चिंतन शिविर को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी का कहना है कि संघ की रणनीति जातिगत और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने के सिवा और कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं को बिना सोचे समझे इस तरह की बयानबाजी करनी नहीं चाहिए। संघ का काम राष्ट्र प्रेम और देश भावना से ओतप्रोत कार्यक्रमों को प्रमुखता देना है। उनका जन्म विघटन से शुरू हुआ। 1925 में ये केवल धर्मों के आधार पर इसका जन्म हुआ। मैं बहुत भली भांति इसका इतिहास को पढ़ा हूँ, क्योंकि कभी जब सेवा दल पैदा हुई थी 1923 में, ये उसका अंग हुआ करता था। डॉक्टर हार्डिकर और डॉक्टर हेडगेवार ये इसके संस्थापक थे। लेकिन 2 साल बाद धर्म के आधार पर आरएसएस अलग हुई। इनका एजेंडा केवल जाति और धर्म में बंटवारा करना, ये अपने एजेंडे पे इनकी सरकार भी चल रही है। आज भी आप देखेंगे कि सरकार पूरी तरह महंगाई से घिरी हुई थी, बेरोजगारी से घिरी हुई थी, पलायन से घिरी हुई थी, लेकिन अपने एजेंडे के अनुसार धर्म में बांट करके सत्ता पा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को इतने पवित्र संगठन, सामाजिक संगठन पर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का बचकानी हरकत है। उत्तराखंड की स्पीकर रितु खंडूरी का कालागढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रितु खंडूरी का स्वागत किया। इस दौरान स्पीकर रितु खंडूरी ने कालागढ़ के जनता की समस्याओं को सुना भी और जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण का लोगों को आश्वासन भी दिया। इस दौरान रितु खंडूरी ने चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार भी जताया। कहा कि पीएम मोदी के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी विकास की योजना पहुंचाने और लक्ष्य को लेकर भी धामी सरकार काम कर रही है। ये कालागढ़ आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। मैं यहाँ आती रहूँगी क्योंकि अनेकों समस्याएं यहाँ पर हैं। लोगों की बात सुन के लगता है कि एक अलग सा टापू सा यहाँ पर एक बना हुआ है। छोटी समस्याएं जिनका तो तुरंत हम लोग निदान कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेचीदा समस्याएं भी हैं यहाँ पर। इसके लिए मैं अफसरों से बैठक करूंगी और समझने का प्रयास करूंगी उनके माध्यम से कि ऐसी क्या कारण है कि हम वोट तो लेते हैं यहाँ से, लेकिन जो सरकारी योजनाएं चलती हैं, जो सरकारी यहाँ की जनता को जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो क्या कारण है कि हम उनको नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ का बैठक अब मैं देहरादून जाकर अफसरों के साथ बैठूंगी और समझने का प्रयास करूंगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इसका निदान हो। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस 7 अप्रैल को देहरादून में महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने दी। कहा कि महंगाई से आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से हर सामान महंगा हो गया है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाने जा रही है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर वो रहे। उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हो गए। दौरे के दौरान राज्यपाल ने मातली में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रांति है जो लोकल प्रोड्यूस में, जो मशरूम के इलाके में, हनी के इलाके में, हल्दी के इलाके के अंदर में जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो पहली तो अलग ही स्टैंडर्ड का है और ऑलरेडी एक क्रांति शुरू हो गई जिसके अंदर में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने तो सदा यही बिलीव किया है कि उत्तराखंड के परिवार के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य हैं वो महिला हैं। मसूरी के नजदीक हो रहे अवैध निर्माण पर एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसते हुए निर्माण कार्य की कार्रवाई को रोक दिया है। एमडीडीए की अधिशासी अभियंता मनोज जोशी का कहना है कि अवैध निर्माण मसूरी झील और भट्टा गांव के पास हो रहा था, जिस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए सख्त है और आगे भी अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। आज जो है भट्टा गांव पर एक मेन रोड पे ही किसी व्यक्ति द्वारा झील के पास वॉल बनाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाया था, ऊपर टीन शेड बनाया था, जिसके ऊपर हमारे वहाँ कार्रवाई चल रही थी। आज उस निर्माण को हमने जो है सील कर दिया। अभी हम जो भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं जिनमें आदमी लगातार काम कर रहा है, उसमें हम लोग जो है सील करने की कार्रवाई, या अगर सील के बाद भी वो लगता है कर रहा है तो ध्वस्तीकरण के लिए जो अपने आगे को उच्चाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और आगे भी जो है कार्रवाई सख्त अमल में लाई जाएगी, जिसका आपको प्रभाव फील्ड पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड सब जूनियर और मिनी बॉयज बॉक्सिंग चैंपियनशिप की देहरादून में शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के सभी 13 जिलों से आए खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्ड विजेता पद्म बहादुर मल और विशेष अतिथि इनकम टैक्स कमिश्नर नरेश जांगपानी की ने शिरकत की। इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। कहा कि प्रदेश से निकलकर यहाँ की प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना परचम लहराएं, ताकि देश के साथ साथ उत्तराखंड की शान भी बढ़े। इस मौके पर यही हम शुभकामनाएं देते हैं। नैनीताल के भीमताल रामलीला मैदान में पहली बार श्री राम सेवक मंडली द्वारा चैत्र की रामलीला का आयोजन नवरात्रि में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से कलाकारों द्वारा अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए चैत्र की रामलीला का आयोजन किया गया है। वहीं कलाकारों द्वारा सुंदर अभिनय कर लोगों को इस आधुनिक युग में रामलीला देखने को मजबूर कर दिया। पहली बार चैत्र की नवरात्रि में रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला कमेटी द्वारा सुंदर दृश्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें परशुराम का अपना वो लक्ष्मण के साथ बहस करना समेत कई दृश्य थे। इस मंच के माध्यम से नवरात्रि में दिखाई जा रही है। लोगों भी बढ़ चढ़कर रामलीला मंचन में कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। पहली बार हमारी कमेटी ने एक लक्ष्य उठाया कि इस बार एक चैत्र की रामलीला का आयोजन करते हैं। पहले हमने सारे पूरे भीमताल वासियों को इस पे चर्चा की, उनसे जाना कि क्या इस रामलीला का रहेगा। तो सभी लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया इस रामलीला का आयोजन करिए आप, और देखने को मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से प्रथम बार चैत्र की रामलीला का आयोजन किया गया है और लोग कैसे इस रामलीला को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। और बहुत अच्छा एक संदेश लोगों के बीच में जा रहा है कि ये चैत्र की पहली बार रामलीला करवा। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा